हेलो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र रूप में ऐसे ऐसे मुश्किल काम हमारे करते हैं जिन्हें हमारे लिए बहुत करना दुष्कर होता है, बहुत परेशानी का सबब होता है जिन कामों को पूरा करना। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम आज के युग में पर्यावरण का संरक्षण है। पर्यावरण को संरक्षित करने में, स्वच्छ करने में सूक्ष्म जीव हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े सिपाही हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा होगा हम घरों में जब सब्जियां बनाते हैं उनके छिलके, फल जो खाते हैं उनके छिलके वो अपशिष्ट के रूप में फेंकते रहते हैं। जीव जंतु, मनुष्य अपशिष्ट भी बाहर फैलता है, नालियों में बड़ा गंदगी और बदबू फैलाता है। क्या आपने कभी सोचा है बाद में उनका क्या होता है? उसके बारे में कभी एक प्रयोग कीजिए आप कि सब्जियों के, फलों के छिलके और जीव जंतुओं का अपशिष्ट एक गड्ढे में दबा दीजिए, दूसरे गड्ढे में कुछ प्लास्टिक के टुकड़े, टूटे हुए खिलौने या टूटे हुए कांच के टुकड़े दबाइए। आप लगभग 20 दिन 30 दिन के बाद देखेंगे गड्ढों को खोद करके, तो पहले गड्ढे में खोद देंगे तो जीव जंतुओं के अपशिष्ट, पेड़ पौधों के पत्ते जो भी थे, फलों के, सब्जियों के छिलके थे, वो नष्ट होकर के वापस मिट्टी में मिल चुके हैं। और वो काम किसने किया? ये हमारे सूक्ष्म जीव अपघटक के रूप में मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर रहते हैं और ऐसे अपशिष्टों को जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता था उनको अपघटित करके वापस उपजाऊ तत्वों के रूप में बदल देते हैं, जिनका पेड़ पौधे, जीव जंतु पुनः अपने लिए उपयोग कर सकते हैं और वो उनके लिए लाभदायक बन जाते हैं। दूसरा गड्ढा प्लास्टिक का, टूटे हुए खिलौने, शीशे के, कांच के टुकड़े थे, उनके अंदर सूक्ष्म जीव क्रियाएं नहीं कर पाते, इसलिए वो ऐसे के से रह गए। तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करने में हमारे बहुत बड़े सहयोगी होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी घर में अपनी माता जी को दही बनाते हुए देखा होगा। वो दही कैसे बनाती हैं? वो थोड़ा गुनगुने दूध में कुछ लस्सी या खट्टा पदार्थ मिला करके रात को थोड़ा सा 1 चम्मच छोड़ देती हैं और सुबह हमें पूरे दूध का दही बना हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, यह भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। सूक्ष्म जीव एक विशेष तापमान पर बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। तो हमारी माताजी या दादी जी इस मामले में बहुत जानती हैं। वो जानती हैं कि गुनगुने दूध के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव वो लस्सी या खट्टे पदार्थ के रूप में डालती हैं और वो पूरी रात भर क्रिया करके बहुगुणित होते हैं और सुबह तक पूरे दूध को दही में बदल देते हैं। वो सूक्ष्म जीव जो दूध को दही में बदलते हैं उनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। क्या नाम है? ध्यान रखेंगे सभी। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होता है जो दूध को दही में बदलता है। और आपको ब्रेड, बिस्किट्स भी बहुत पसंद होंगे। कितने सॉफ्ट, कितने नरम नरम होते हैं। ब्रेड्स को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत योगदान होता है। सूक्ष्म जीव बेकरी में हमारा किस प्रकार से सहयोग करते हैं उसके बारे में क्रियाकलाप करते हैं। आधा किलो आटा या मैदा लीजिए, उसके अंदर 3-4 चम्मच चीनी मिलाइए और उसे गर्म गुनगुने पानी से गूंथ लीजिए। उसके बाद उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाइए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़े समय के बाद देखेंगे कि अब वो जो आटा आपने रखा था 3-4 घंटे बाद वो फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, ईस्ट पाउडर वास्तव में सूक्ष्म जीव जो ईस्ट होते हैं उनका एक रूप है और वह जैसे ही गुनगुने पानी से गुथे हुए आटे के अंदर हम मिलाते हैं वह उपयुक्त तापमान पर बहुत तेजी से क्रिया करता है, द्विगुणित होता है, बहुगुणित होता है, उसके अंदर विखंडन होता है और आगे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जिस प्रकार दही के बनने में हुआ था, दूध के दही बनने में, इसी प्रकार से बेकरी उद्योग में भी ईस्ट पाउडर को मिलाने से वो ईस्ट जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, वो तेजी से वृद्धि करते हैं और वो वृद्धि करते हुए श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वो गैस बुलबुलों के रूप में हमारे मैदा या आटे को फुला देती है। तो इस प्रकार से बेकरी उद्योग में भी हमारा सूक्ष्म जीवों का बहुत उपयोग है। अल्कोहल के निर्माण के उद्योग में भी हमारे लिए सूक्ष्म जीव बहुत उपयोगी होते हैं।
आप एक 500 मिलीलीटर का बीकर लीजिए और उसे 2/3 पानी से भरिए, उसके अंदर 4-5 चम्मच चीनी मिलाइए और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाइए। 3-4 घंटों के लिए उसे किसी उष्ण या गर्म जगह पर रख दीजिए। आप 3-4 घंटों के बाद उस घोल को सूंघ करके देखेंगे तो उसमें एक अलग तरह की गंध आपको महसूस होगी। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। सूक्ष्म जीवों ने पानी में मिली हुई चीनी के साथ क्रिया करके उसे अल्कोहल में बदल दिया। लुई पाश्चर ने 1857 में किण्वन की विधि की खोज की थी। इस विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, जो विभिन्न औषधीय व अन्य उपयोगों में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव हमारे औषधीय रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां देता है, और वो दवाइयां क्या करती हैं, हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवों का, बीमारी फैलाने वाले जो रोगाणु होते हैं उनका जो प्रकोप होता है, हमारी जो दवाइयां उनके ऊपर आक्रमण करके हानिकारक जीवाणुओं को मारती हैं और रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। जो सूक्ष्म जीव हमारे अंदर रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहा जाता है। जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं उन्हें प्रतिरक्षी दवाइयां कहा जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रतिरक्षी दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको मैंने अभी बताया कि ये प्रतिरक्षी दवाइयां हमारे शरीर के अंदर से हानिकारक जीवाणुओं को रोकती हैं। अगर बहुत अधिक मात्रा में लंबे समय तक या बिना डॉक्टर के परामर्श के हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लाभदायक जीवाणुओं को भी नष्ट करने लग जाती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी हमें ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इन रोग प्रतिरोधी दवाओं को एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाइयाँ भी कहा जाता है। प्रतिजैविक दवाइयों का आविष्कार कैसे हुआ, क्या आप जानते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक जीव विज्ञानी जीवाणुओं पर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रयोग कर रहे थे। उसी समय उनके पास एक स्लाइड पर कवक फफूंद लगी हुई रखी हुई थी। उन्होंने देखा कि जैसे ही फफूंद की स्लाइड जीवाणुओं के पास आती है, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने हमारी प्रतिजैविक औषधियों की खोज की, पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद निरंतर प्रयोगों से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि अनेक प्रतिजैविक दवाइयों का आविष्कार हुआ, जो रोगों से लड़ने में हमारा सहयोग कर रही हैं। प्यारे बच्चों, आपने वैक्सीनेशन का तो नाम सुना होगा। बचपन में जब आप भी छोटे छोटे थे तो आपको कुछ टीके लगाए गए थे, और वो टीके ऐसे लगाए गए थे, उस समय आप बीमार भी नहीं थे। वास्तव में वो टीके बीमारियों के होने से पहले बीमारियों से रक्षा के लिए होते हैं। हमारे शरीर के अंदर रोग से प्रतिरोधन करने की एक क्षमता है। कई बार कुछ जीवाणुओं के प्रति उनकी क्षमता विकसित नहीं हो पाती। उस क्षमता को विकसित करने के लिए डॉक्टर्स कुछ मृत जीवाणु या कमजोर किए गए जीवाणु हमारे शरीर के अंदर छोड़ते हैं, और हमारा शरीर, क्योंकि वो जीवाणु मृत हैं, बहुत कमजोर किए गए जीवाणु हैं, और हमारे शरीर के प्रतिरोधक जीवाणु उनसे लड़ाई करके अपनी क्षमता विकास कर लेते हैं। और एक बार शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए तो वो जीवाणु इसे अपनी याददाश्त में भी रखते हैं। भविष्य में कभी भी ऐसे जीवाणुओं का आक्रमण हमारे शरीर पर होता है तो वो उससे सफलतापूर्वक लड़ करके विजय हासिल करते हैं, और इन बीमारियों का प्रकोप हमें सहन नहीं करना पड़ता। इसी को वैक्सीनेशन कहा जाता है, टीकाकरण कहा जाता है। और यह वैक्सीनेशन, यह टीकाकरण भी जीवाणुओं के कारण ही हमारे लिए फायदेमंद हो पाया है। जिस प्रकार से औषधीय उपयोग में प्रतिजैविक पदार्थ हमारे शरीर के रोगाणुओं से लड़ते हैं, उसी प्रकार से वैक्सीनेशन में कमजोर किए गए रोगाणु या मृत रोगाणु हमारे शरीर में छोड़े जाते हैं। देखिएगा, बिल्कुल विपरीत प्रभाव है। इसमें शरीर के अंदर सशक्त जीवाणु छोड़े जाते हैं जो केवल रोग वाले जीवाणुओं को मारें, रोगाणुओं को मारें, हमारे शरीर के लाभकारी जीवाणुओं को नहीं। वैक्सीनेशन में हमारे शरीर में रोगाणु छोड़े जाते हैं, लेकिन वो रोगाणु
मृत होते हैं, बहुत कमज़ोर किए गए होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। इसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। गलघोटू, डिप्थीरिया, चेचक, इनका टीकाकरण बचपन में ही हमारा कर दिया जाता है और अब पिछले कुछ सालों से हमने पोलियो को भी इसी वैक्सीनेशन के माध्यम से समाप्त कर दिया है। सूक्ष्म जीवों का एक और बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र में उपयोग है। सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं। वो कैसे होता है? प्यारे बच्चों, हमने भोजन के बारे में पढ़ा होगा। भोजन में जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए प्रोटीन एक बहुत आवश्यक घटक है और प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन हम वायुमंडल में इतनी प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। न जीव जंतु सीधे श्वसन से नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं, न पेड़ पौधे अपने श्वसन के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन किस प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर पहुंचती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे सूक्ष्म जीवों की। मिट्टी के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नीले हरे शैवाल या राइजोबियम नाम के जीवाणु। वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से ले सकते हैं और वो हमारे कुछ दलहन के पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं। ये एक सहजीविता का सिद्धांत है। हमारे पेड़ पौधों की जड़ें राइजोबियम जीवाणु को आश्रय आवास प्रदान करती हैं और बदले में राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसे पौधों के लिए पोषक तत्वों में बदल करके उनकी जड़ों में छोड़ते हैं, जिससे वो हमारे भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। नाइट्रोजन को सरल उपयोगी तत्वों में परिवर्तित करने वाले नीले हरे शैवाल और राइजोबियम का नाम भी हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये बिंदु समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो वीडियो को दोबारा देखें या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।